मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो है टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जो है टोटल का टोटल जो है 5 गो वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ये मेरा इस सीरीज का जो है पहला वीडियो है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें मात्र 6 गो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हमने बताए हैं। ठीक है, टोटल आपका जो है क्वेश्चन हम मान के चलिए कि 5 गो वीडियो में 30 गो क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, और ये 30 का 30 क्वेश्चन इतिहास के सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप लोग का जो है कंप्लेन रहता है कि सर वीडियो अपलोड नहीं होता है आपका जल्दी। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को दिखा देते हैं कि अभी जो हम सुबह का जो है 5:44 अगर आपको दिख रहा हो तो ये हम 5:44 पर वीडियो को शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा इंटरनेट स्पीड कैसा है। देखिए अभी जो है हमको लगभग 2 घंटा के आसपास हो चुका है, यानी कि हम 3 बजे के आसपास से अपलोड करना स्टार्ट किए हैं और 38% जो है अपलोड हुआ है। अभी थोड़ा सा स्पीड ठीक होने की वजह से अभी भी 54 मिनट जो है मांग रहा है। और ये जो है आप लोग को बताते हैं कि द्विघात समीकरण जो था ना जी, चौथा दिन इसका जो है चौथा वाला वीडियो जो है अपलोड हो रहा है। ठीक है, पाँचवा वीडियो तो अपलोड कर दिया, लेकिन चौथा वीडियो अपलोड करना बाकी रह गया था, तो इसको जो है आज अपलोड कर रहे हैं क्योंकि एक बार फेल हो चुका है ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेरे पास इंटरनेट स्पीड उतना अच्छा नहीं है और एक वीडियो को अपलोड करने में हमको जो है किसी भी तरह से 6 घंटा 7 घंटा के आसपास का मेहनत लग जाता है। अगर आप लोग जो है इस बात को समझ सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम वीडियो जो है रेगुलर क्यों नहीं, माने कि बढ़िया से माने कि डेली के जो है 2-3 को अपलोड क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो है मेरे पास का जो है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से जो आपको वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। लेकिन खैर आप लोग को इसका टेंशन नहीं लेना है, हम जल्द से जल्द इसके मैंने कहा चीज़ निपटारा का मैंने कि प्रयास में है कि निपटारा हो जाए, वाईफाई कनेक्शन जो है मुझे मिल जाए, लेकिन दे नहीं रहा है कोई कंपनी। अब क्या करें हमको। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा देते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि यहाँ पे इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, यानी कि इटली के एकीकरण में, अब सबसे पहले मैप में आप लोग इटली को याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैप भी लेकर के चले आए हैं, इटली कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इटली है। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना जी, ये जो है इटली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इटली है। इसके जस्ट बगल में इधर फ्रांस है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आप लोग बार बार नाम सुनते रहते हैं, तो ये सब जो है यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इटली को थोड़ा सा मैप में देख लिए, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, इसका आंसर पे, इसका जो है एकीकरण करना था, तो मेजनी यहाँ पे एक मैंने व्यक्ति था जिसका क्या योगदान था इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या हो सकता है। मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। ये मेजनी के संबंध में ये 3 गो शब्द को याद रखिएगा। जब भी मेजनी को डिनोट करना हो तो आप लोग इन्हीं तीनों शब्द से डिनोट कीजिएगा कि मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग लिखेंगे क्या चीज, वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। ठीक है, यानी कि इटली में जो है वर्षों से, ठीक है, वर्षों से जगह चीज यहाँ पे निरंकुश शासक यानी कि निरंकुश शासक शासन करते आ रहे थे। निरंकुश शासन कहने का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति मेरे जो राजा होगा, ठीक है, वो अपने अनुसार से काम करेगा, जनता की परवाह नहीं करता है। ठीक है, वहां पे जनता को जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो चाहता है वही करता है। ठीक है, तो उसको निरंकुश शासक बोलते हैं। ठीक है, उसमें जनता जो है बहुत परेशान हो जाती है ऐसे शासन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही शासन से मुक्त कराना चाहता था और उसे एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था और उसे इटली को, ठीक है, कहाँ किसी को जी, इटली को मैंने एकीकृत करना चाहता था। ठीक है, और वहां पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था, यानी कि इटली में जितने भी रजवाड़ा चलते हैं उन सबको एक करना चाहता है और साथ में वहां पे क्या जी, संविधान जो है लिखित संविधान रखना चाहता था। ठीक है, कौन, मेजली। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। ठीक है, यानी कि वहां पे देखिए योग्य सेनापति था। इमेजिनी कौन था जी, इटली में योग्य सेनापति था और उसके साथ साथ गणतांत्रिक विचार, गणतांत्रिक विचार कहने का मतलब अभी बता दें, गणतंत्र जो है उस देश को बोलते हैं, गणतांत्रिक देश उस देश को बोलते हैं जहाँ पे लिखित संविधान होता है। ठीक है, यानी कि यह भी चाहता था क्या चीज कि वहां पे लिखित संविधान हो। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, और यही आप लोग का उद्देश्य था, आप लोग का नहीं, मेजनी का जो उद्देश्य था कि वो इटली को गणतंत्र बनाए। ठीक है, तो अब गणतंत्र बनाने के लिए ही उसने क्या किया जी, यंग इटली का स्थापना कर दिया। बात को समझ गए। अब यहाँ पर समझिए,
उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण, उग्र राष्ट्रवादी विचार इसको बोलते हैं कि संघर्ष के क्या करते हैं जी, संघर्ष से अपना जो है स्वतंत्रता प्राप्ति करते हैं, ठीक है, संघर्ष से। अब भारत में देखिए, भारत का भी जो है संघर्ष से ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ है, तो संघर्ष करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन लोगों को उग्र राष्ट्रवादी विचारों के बारे में कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस संघर्ष से अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, देश को स्वतंत्र बना रहे हैं, ठीक है, तो उस यानी कि विचारधारा को क्या बोलेंगे जी, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा, यानी कि इसी विचार के कारण वो संघर्ष करके जो है क्या करना चाहता था जी, इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसी के कारण क्या हुआ जी, उसको इंग्लैंड जाना पड़ गया। वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण उसका वहाँ पे रहना सेफ नहीं माना, ठीक है, इसलिए वह कहाँ चला गया जी, इंग्लैंड चला गया। और वहीं से अपने लेखों और चाहे क्या चीज रचनाओं, यानी कि वो कुछ लिखता था, पत्रिका में लिखे, चाहे माने कि अखबार में लिखे, चाहे कहीं भी लिखे, ठीक है, लिख करके और लोग क्या करता था जी, इटली के एकीकरण के आंदोलन के लिए प्रेरित करता रहा, ठीक है, यानी कि वहाँ के लोगों को जो है उकसाते रहा कि आंदोलन एक हो। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब कहा जाता है इटली के एकीकरण पैगंबर किसको कहा जाता था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेजनी को। इटली का पैगंबर किसको कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे, और आप लोग एज इट इज जो है मैंने जैसा लिखे हैं ना वैसा ही आप लोग परीक्षा में लिख देते हैं, तो आपका 2 मार्क्स जो है मैंने कहा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो को अपलोड होने के 1-2 दिन के बाद, ठीक है। अभी तो आप लोग को नहीं मिलेगा, 1-2 दिन तक आप इस वीडियो को पहले बढ़िया से देख लीजिए, फिर आपको 1-2 दिन के बाद जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर सवाल समझते हैं। रूसी क्रांति किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है, यानी कि जो रूसी क्रांति है उसका 2 कारण अगर ऐसे मैंने जानना हो, ठीक है, तो उसका वर्णन करिए। रूसी क्रांति क्यों हुआ था उसके बारे में ही लिखना है। तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। एक पहल का जो कारण था वो जार किसको बोलते हैं जी, तो जार बोलते हैं रूस के सम्राट को। ये जार किसको बोलते हैं जी, रूस के सम्राट को बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जार। इसका निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। रूस में क्या था जी कि निरंकुश था, शासन कैसा था जी, निरंकुश था, यानी कि आपको अभी ऊपर निरंकुश का जो है मतलब हमने समझाया। तो आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि निरंकुश का मतलब क्या होता है। अभी हमने ऊपर समझाया है, उसी बात को जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अयोग्य शासन माने क्या चीज, शासन के योग्य नहीं होता था, राजा जो वहां पे बनता था वो शासन के योग्य नहीं होता था, यानी कि जनता के भलाई वहां पे नहीं कर पाता था, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा मतलब यही है, अयोग्य शासक का मतलब यही होता है कि जनता का भलाई न कर पाना, यानी कि जनता का जो है समर्थन न कर पाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम थी, यानी कि 1917 जब मैंने डेट था, ठीक है, उससे पूर्व यानी क्या, उससे पहले रूस में कैसा शासन था जी, निरंकुश जारशाही शासन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम था। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि जो राजतंत्र था, राजतंत्र यानी कि जो रजवाड़ा था, वो अपना जो है विशेषाधिकार यानी कि जो उसको विशेष अधिकार मिला था उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय ये एक व्यक्ति है, वहां पे रूस में जो है इंपॉर्टेंट रोल है, इनका भी ध्यान रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई, इसी का जो है काची जी शासन काल में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय है ये राजा के दैवीय अधिकार, राजा के दैवीय अधिकार मतलब काची, देखिए ये क्या करता था, सब सपना देखता था, सपना में जो बात आता था ना जी वही काम करता था, ये बात ध्यान रखिए। सपना में आया काची कि दीवार जोड़वा दो, तो सपना में दीवार जोड़ने के लिए सपना देखा, बस ये क्या करता था जी, दीवार जोड़वा देता था। तो कहने का मतलब यही कि राजा के दैवीय अधिकारों में ही जो है विश्वास रखता था, और साथ में देखिए जो भी इसका अधिकार मिला था राजा के रूप में उसका पूरा भरपूर उपयोग करता था, चाहे जनता भाड़ में जाए, कोई टेंशन नहीं था इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसको कह रहा कि उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी, ठीक है, और बात सही है जी, जो निरंकुश शासक होगा उसे आम जनता, ठीक है, आम लोग यानी कि आम जो जनता होगा उसको कोई प्रभाव नहीं होता है कि वो सुख में है कि दुख में है। तो इस तरह से आप लोग को जो है पहला
पॉइंट लिख लेना है। इसका दूसरा का पॉइंट का लिखना है जी कि मजदूरों के दयनीय स्थिति। रूस में जितने देखिए रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी कि बहुत ही स्थिति खराब हो चुका था रूस के यानी कि मजदूरों का। जो मजदूर माने कि जो खेतों में काम करते थे, कहीं भी लेबर के रूप में काम करते थे, ठीक है, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका था। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और उसके बाद उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। तो यानी कि काम सबसे अधिक करना पड़ता, जैसे 12 घंटा 14 घंटा काम करता था, मजदूरी जो है बहुत कम मिलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, ठीक है, यानी कि जो मजदूरी मैंने काफ़ी कम थी वहाँ पे, और मजदूर के पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूर के जितने भी थे वहाँ पे रूस में, ठीक है, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे कि वो अपना जो है, यहाँ तक समझिए कि रूस में जनता का भी हक नहीं अपनाते थे वो लोग, ठीक है। जितना भी माने कि निरंकुश शासक थे ना जी, वो कहते थे कि रूस का जनता है ही नहीं, ऐसा टाइप का भी बात कहा जाता है रूस के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ के मजदूर के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। हम लोग के पास तो राजनीतिक अधिकार है ना जी, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग देश में कहीं भी मैंने घूम सकते हैं, हम लोग के पास बहुत सारा अधिकार दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो सब अधिकार वहाँ पे मजदूरों के पास नहीं था, अतः वे तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। यानी कि इसीलिए जो है जितने भी मजदूर थे वो क्या थे जी, वहाँ पे जितने भी राजशाही शासन चल रहे थे, निरंकुश शासन चल रहे थे, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। असंतुष्ट का मतलब वो संतुष्ट नहीं थे। इसी वजह से जो है रूस में जो है क्रांति हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जार निकोलस द्वितीय का जो है कैसे जी, निरंकुशता और कैसे जी मजदूरों का दयनीय स्थिति, ये दो को प्रमुख कारण बना, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, रूस में क्रांति हुआ। अब यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देखिए बढ़िया से, कह रहा है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी कि हिंद चीन जो है इसको उपनिवेश बनाने का जो है मैंने प्रोसेस चला था, इसका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य थे, ठीक है। यानी कि फ्रांस जो है हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, उसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य दिया गया है। सबसे पहले व्यापारिक सुरक्षा, ठीक। व्यापारिक सुरक्षा कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझते हैं यहाँ पे। फ्रांस को अंग्रेज और डच व्यापारिक कंपनियों, अब देखिए डच व्यापारिक जो कंपनी आज के डेट में जो है 3 गो देश के व्यक्ति के लोग हैं, ठीक है। कितने को देश के जी, 3 गो व्यक्ति मैंने देश के लोग हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। डच कहने का मतलब यही होता है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और क्या चीज जर्मनी, ये 3 गो जो देश है, ठीक है, ये 3 गो देश जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये 3 गो देश को आज के डेट में डच बोला जाता है। क्या बोलता है जी, डच। और साथ में इस फ्रांस को भी वहाँ पे कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 गो देश के जो मैंने व्यापारी लोग थे, देखिए फ्रांस और डच के लोग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये तीनों को डच बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी व्यापारी थे, थोड़ा सा बात को यहाँ पे आगे समझते हैं। आप लोग देखिए फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारी, अंग्रेज कह रहा है, अंग्रेज का चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, अंग्रेज यहाँ पे है, अंग्रेज सब यहाँ पे है, आप लोग ध्यान रखिए। हाई वाला जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 3 गो आज के डेट में देश है। यहाँ पे कितने देश है जी, 3 गो देश है, ठीक है। ये 3 गो देश को हम लोग ब्रिटेन बोलते थे पहले, ठीक है, क्या बोलते थे जी, ब्रिटेन। आई ब्रिटेन जो है आज के डेट में इंग्लैंड, आयरलैंड, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए एगो शायद का चीज जी आइसलैंड है शायद का ना, कि यहाँ पे कोई एक देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका राजधानी शायद बेल्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 गो देश है यहाँ पे, और तीनों देश को आज के डेट में क्या बोलते हैं जी, ब्रिटेन बोलते हैं। तो यहाँ के, ठीक है, ब्रिटेन वाले और काशी जी डच वाले, डच यानी कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और काशी जी ऑस्ट्रेलिया वाले, ये जो है 3 गो यहाँ पे देश है, 3 गो यहाँ पे देश, यानी कि 6 गो देश जो है आज के डेट में टोटल है। ये सब जो है अब यहाँ पे समझिए क्या करने आते थे। देखिए ये व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन थी, ठीक है, यानी कि अंग्रेज वाला लोग और डच व्यापारिक में क्या चीज था जी, कंपटीशन हो रहा था व्यापारिक मामले में, ठीक है। भारत और चीन में वे अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए भारत और चीन में जो है डच व्यापारिक जो है क्या हो रहे थे जी, पिछड़ रहे थे, ठीक है। डच व्यापारी का हो रहे थे जी, पिछड़ रहे थे, ध्यान रखिएगा। किसके मामले में, व्यापार के मामले में। अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक सुरक्षित था, और इसी की वजह से जो है अंग्रेजी प्रभाव वहाँ पे हिंद चीन में नहीं था, जिसकी वजह से क्या चीज़ वहाँ फ्रांसीसी जो है अपना व्यापार करना चाहते थे और अपना जो है आर्थिक दृष्टिकोण वहाँ पे रखना चाहते थे, ठीक है, यानी कि रुपया पैसा के मामले में वहाँ से कमा करके और अपने देश का विकास करना चाहते थे। देखिए इतिहास में जितना भी
क्रांतिकारी हुआ है ना जी, ठीक है, जितना भी क्रांति हुआ है वो सब कहीं ना कहीं व्यापार को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका क्या करता है कि किसी भी देश को लड़वा देता है, चाहे खुद जब लड़ते हैं देश तो वह क्या करता है, वहाँ पे व्यापार कर लेता है अपना अपना जो है जितना भी हथियार होता है, माने कि सामान होता है, जैसे माने कि लड़ाकू विमान हो गया, चाहे माने परमाणु बम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है, वो सब क्या करता है जी, अपना सेल कर देता है, बेच देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्यापार जो है वहाँ पे ये सब करता है। तो ये सब जो है शुरू से ही, रूस हो गया चाहे का चीज़ अमेरिका हो गया, ये सब जो है हमेशा क्या करता है, अपने सामान को जो है बेचना चाहता है। जितने भी लड़ाकू चीज़ होते हैं जो कि युद्ध में काम आएंगे, वो सारे के सारे चीज़ बेचना चाहता है, अपने व्यापार करना चाहता है शुरू से, ठीक है, और बाकी सामान भी वहाँ पे बेचना चाहता है। और आज के डेट में देखिए भारत में भी चाइना जो है पूरा छाया हुआ है। चाइना का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि भारत में ना मिलता हो। चाइनीज प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा भारत में घुस चुका है आज के डेट में। तो ये कहीं ना कहीं व्यापार जो है शुरू से ही माने कि शुरू से ही व्यापार जो है बने की बढ़ावा मिला है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं व्यापारिक सुरक्षा जो है फ्रांस भी चाहता था कि हम जो है क्या कहें जी, अपना जो है व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, जिसकी वजह से हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। अब आर्थिक कारण यहाँ पर समझ लेते हैं। वियतनाम जो है कृषि प्रधान देश, ठीक है, वियतनाम क्या था जी, कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान यानी कि वहाँ पे प्रमुख रूप से कृषि होती है। और कृषि होने का वजह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि वहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा होगा, यानी कृषि योग्य भूमि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वियतनाम में सच में कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहाँ चावल और रबर बहुत अधिक उत्पादन होता था, ठीक है, यानी कि चावल और रबर का क्या चीज़ बहुत अधिक उत्पादन कहाँ पर होता था, वियतनाम में होता था। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिजों पदार्थ, कौन सा पदार्थ जी, खनिज पदार्थ, जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि इत्यादि उपलब्ध थे, ठीक है। यानी कि वियतनाम में कोयला भी था, टीन भी था, जस्ता भी था, क्रोमियम था। ये सब चीज़ जो है ये सब धातु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धातु है। ये महत्वपूर्ण खनिज है, ये अच्छा जी महत्वपूर्ण खनिज है, ये ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण खनिज जो है उपलब्ध था वहाँ पे वियतनाम में। इन संसाधनों का उपयोग कर फ्रांसीसी अपने उद्योग का विकास कर सकते थे, ठीक है। इसमें फ्रांस का इनको बड़ा विदेशी बाजार भी मिल सकता था, क्योंकि वियतनाम में थोड़ा सा जनसंख्या भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जनसंख्या वहाँ का और साथ में ये सब संसाधन, जिसकी वजह से क्या चाहिए, अपना उद्योग का विकास कर सकते थे फ्रांसीसी लोग, ठीक है। वहाँ के जितने भी संसाधन थे, कोयला थे, टीन था, जस्ता था, क्रोमियम था, इस सबसे उसका उद्योग धंधा आराम से विकसित हो सकता था। ये जिसके वजह से क्या करना चाहता था, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। 3 और यहाँ पर देखते हैं जी, सभ्य बनाने की नीति। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़ों और असभ्यों को सभ्य बनाना चाहते थे। यानी कि जितना भी यूरोपीय राष्ट्र है, जितना भी का चाहिए जी, यूरोपीय राष्ट्र, यूरोप वाले राष्ट्र यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है इस मैप में, जो है जितना भी आपको दिख रहा है ये सब का चाहिए यूरोपीय राष्ट्र है, सब का सब यूरोपीय राष्ट्र है इस मैप में जितना भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यूरोपीय राष्ट्रों, ध्यान रखिए, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसी भी, ठीक है, पिछड़े एवं असभ्य को सब बनाना चाहते थे। यानी कि जितने भी पिछड़े राष्ट्र हैं उनको क्या चीज़, असभ्य राष्ट्र है, उनको सभ्य बनाने का जो है दृष्टिकोण ये लोग भी रखते थे। इन्हीं कारणों से फ्रांस हिंद चीन में अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। ये थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, गलती से जो इसी में लिखा गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा ये वाला बात, ठीक है, कि फ्रांस जो है इसी की वजह से क्या चीज़, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। 3 गो रीजन था, एक तो व्यापार करना, दूसरा वहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध होने की वजह से अपना जो है व्यापार को मजबूत और कर पाना, यानी कि उद्योग धंधा को और विकास कर पाना, और माना का चीज उस हिंद चीन को भी थोड़ा सा कल्याण करना, यानी कि सभ्य बनाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है 3 गो प्रमुख, वैसे तो इस देखिए सभ्य बनाने वाला कोई भी बात नहीं फॉलो होता है कहीं पे भी, ठीक है। भारत में भी अंग्रेज सब आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन देखिए भारत को लूट करके चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत में जो है अपना जो है, देखिए इतिहासकार जो है अलग अलग चीज लिखते रहते हैं, इतिहासकार लोग का पर्पस जो है अलग अलग होते रहता है। आप लोग को बस लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं, नंबर से मतलब होना चाहिए। अब देखिए 4 नंबर, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अब देखिए असहयोग आंदोलन जो था ना जी, बहुत अपने भारत में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चौथा चैप्टर में महत्वपूर्ण माने की चीज टॉपिक है असहयोग आंदोलन, ठीक है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह सब माने कि इसे पढ़ना होता है चौथा चैप्टर में। तो आप लोग जो है वो सब चीज़ को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को पढ़ना जरूरी है इतिहास का किताब को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रथम जन आंदोलन कैसे था। प्रथम जन आंदोलन मतलब समझते हैं ना जी, जनता द्वारा किया गया आंदोलन, एकदम पूरा भरपूर, पूरा भारतवर्ष के जो जनता इसमें भाग ले लिए थे, ठीक है, ऐसा आंदोलन था कैसे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया, प्रथम जन आंदोलन था। यानी कि असहयोग जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि इसके लीडर कौन बने थे, महात्मा गांधी बने थे, ठीक है। और महात्मा गांधी ही क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। और काशी जी
इसको प्रथम जन आंदोलन साबित किए थे। प्रथम यानी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे, यानी कि इस जन आंदोलन का जो है यानी कि जो भी जन आंदोलन हो रहा है देश में, कौन असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसका कौ माने कि कारण था, तो यहाँ पे 3 कारण जो है मेन था, मेन बाकी तो कारण बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन मेन कारण क्या था, तो देखिए खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत जो का मुद्दा यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, खिलाफत आंदोलन के बारे में समझ लीजिए। खिलाफत आंदोलन में जो है खलीफा का जो है क्या चीज, खलीफा का समर्थन कौन कर रहे थे, यहाँ पे भारत के मुस्लिम लोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे जी, भारत के मुस्लिम लोग खलीफा का जो है माने कि समर्थन कर रहे थे, और खलीफा को जो है बंद कर दिया था सब अंग्रेज ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खलीफा जो है मुस्लिम लोगों में बहुत ज़्यादा ऊंच पद होता है, बहुत यानी कि कह सकते हैं सबसे ऊंच पद होता है खलीफा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के जो मुस्लिम हैं उनका जो है सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, उनको खलीफा को आज़ाद करो, उनका जो है मैंने जितने भी अधिकार है उनको दे दो, ठीक है। तो इसका जो है मुद्दा भारत में मैंने पूरा खूब चला, यानी कि भारत के मुस्लिम लोग जो है इसमें पूरा भाग ले लिए थे। अब देखिए पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी कि पंजाब में जो सरकार थी वहां पे मैंने कि जनता के साथ जो है कुछ भी कर लेती थी, ठीक है, मैंने पूरा अपना बर्बरता था, मजदूरों से कुछ भी टैक्स वसूल लेती, कुछ भी लगान वसूल लेती थी, मार देती थी, पीट देती थी, ऐसा मैंने बर्बर कार्रवाई होती, मैंने कि बर्बर स्थिति था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके विरुद्ध जो है कोई भी न्याय नहीं मिला था, तो उसका भी मुद्दा उठाना था, ठीक है, गांधी जी को। और देखिए स्वराज प्राप्ति करना था, स्वराज प्राप्ति मतलब क्या चीज, अपना शासन स्थापित करना था, ठीक है, भारत में कैसे किसका शासन स्थापित करना था जी, अपना शासन स्थापित करना था। इसी तरह से जो है 3 मुख्य कारण बन जाता है, एक तो खिलाफत का मुद्दा, दूसरा क्या चीज पंजाब में बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध क्या चीज, बर्बर सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध क्या करना, न्याय प्राप्त करना, और उसके बाद स्वराज प्राप्ति करना। ये 3 कारण था जिसकी वजह से क्या चीज असहयोग आंदोलन जो है इतना बड़का जो आंदोलन बन पाया। अब थोड़ा समझते हैं, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम अपनाया गया। जो पहला कार्यक्रम है, प्रथमतः मतलब क्या चीज, पहला जो कारण था, जैसे मैंने कार्यक्रम था, मैंने कि जो एजेंडा था, ध्यान रखिएगा वो क्या था, थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ पे थी अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार इत्यादि, ठीक है। कहने का मतलब देखो, अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, अपना जो है व्यापार करने के लिए आए थे, उनका जो है मेन पर्पस क्या था, व्यापार करना, और भारत में जो है वो राज करने लगे, जिससे उनका स्थिति और भी थोड़ा मजबूत हो गया, ठीक है, और भी थोड़ा मजबूत, क्या बहुत ही मजबूत हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी सरकार जब मजबूत हो गया तो यहाँ पे उसको कमजोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी कार्यक्रम चल रहे थे, जितने भी अंग्रेजी कार्यक्रम, चाहे वो देखिए सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह भी क्यों ना हो, उसका भी बहिष्कार करना स्टार्ट हो गया था गांधी जी की एक बार इशारा। गांधी जी के देखिए उस जमाने में ना गांधी जी के पूरा फैन थे, भारत के लोग पूरा फैन थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी का उस समय फैन फॉलोइंग का ना जी कोई हिसाब नहीं था, इतना फैन फॉलोइंग था गांधी जी का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माने कि नेता रहे हैं इतिहास में, ध्यान रखिएगा। तो वहीं गांधी जी जो है क्या किए थे जी, बोले थे कि नहीं, अब अंग्रेजी सरकार जितने भी कुछ काम करेगी, जितने भी काम करेगी, ठीक है, सबको बहिष्कार करो। अंग्रेजी सरकार के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी करे, अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका जो है एकदम सीधे सीधे करो जी, बर्खास्त करो, बहिष्कार करो उसका। सरकार देखिए स्कूल में जो है क्या चीज, स्कूल कॉलेज में अगर अंग्रेजी कोई पढ़ा रहा है मत पढ़ो, वहां से भाग जाओ, ठीक है, जब भारतीय कोई पढ़ाए तो पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि मैंने कि पूरा का पूरा थी जितना भी उपाधि दिया था सब, जैसे मैंने सरदार का उपाधि देना चाहे का चीज, मैंने कि बापू का उपाधि देना है, बापू का तो उपाधि तो हम लोग अभी भी अपनाते हैं, ठीक है, बापू का उपाधि, गांधी जी को कुछ उपाधि मिला था उनको भी, ठीक है, तो इस सब उपाधि को जो है अंत कर दिया गया, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अंग्रेज सबका दिया हुआ उपाधि नहीं मैंने कि मान रहा था, ठीक है, वो कह रहा था का चीज हमको इस उपाधि से मत पुकारो। अवैतनिक पदों का त्याग करना, अवैतनिक पदों का मतलब का चीज, सरकारी पद जितने भी मिले थे, ठीक है, जितने भी सरकारी पद मिले थे, चाहे वो वेतन वाला हो चाहे वेतन वाला नहीं हो, ठीक है, अंग्रेज सबका हक में जो है कोई काम नहीं करेगा, भारतीय कोई भी काम नहीं करेगा, अंग्रेज सबका बात नहीं मानेगा। इस तरह से जो है माने कि आंदोलन में भाग लिया गया था, और इतना बड़ स्थिति था भारतीय लोगों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है माने कि एक्चुअल में फॉलो कराया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये खाली लिखा नहीं गया, एक्चुअल में फॉलो भी कराया गया। और दूसरा जो का चीज है जी, अब देखो अंग्रेजी सामान का जो है बहिष्कार करने देश में जो है थोड़ा सा आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। तो इसके वजह से रचनात्मक कार्य भी किए गए, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज का स्थापना किया है, यानी कि अपना कॉलेज और अपना विद्यालय अपनाया गया। क्योंकि देखिए अगर मान के चलो कि अंग्रेजी सरकार जो है पढ़ा रही है और अंग्रेजी टीचर से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें पढ़ेंगे, और उसमें भले उसमें पढ़ना छोड़ दिए तो फिर कहीं ना कहीं तो पढ़ने जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चीज़, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज का जो है स्थापना किया गया उस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी को अपनाना, यानी कि अपने देश में जो भी सामान बने हैं उसको अपनाना,
चरखा खादी का लोकप्रिय बनाना, यानी कि जो अपना खादी जो है कपड़ा होता है, ठीक है, उसको जो है लोकप्रिय बनाना, यानी कि उसको पहनने के लिए जो है लोगों को माने कि प्रेरित करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं था लेकिन प्रेरित करना, यानी कि देखिए अब कोई भी अपने अपने सामान को, जैसे आज ही देखिए चाइना का जो बहिष्कार होने लगता है, क्या करना होता है जी, चाइना का बहिष्कार होने लगता है। हालांकि मेरे पास भी चाइनीज फोन है, क्या करें, गरीबी थोड़ा सा सबको सबको जो है चाइनीज फोन का कच्चे खरीदने पर मजबूर कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माने कि चाइना का जो है आज के डेट में भी भारत में बहिष्कार देखने को मिलता है। और हम लोग घर में ऐसे बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं। अभी जिस पेन टाइप हम पढ़ा रहे हैं वो भी चाइनीज प्रोडक्ट है, थोड़ा सस्ता में हमको बढ़िया मिल गया है चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर मान के चले कि कोई दूसरा देश का जो है सामान को हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसके बदले अपने देश का भी सामान उतना ही रेंज में उपलब्ध होना चाहिए, उतना ही अच्छा क्वालिटी में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। अब इसे मान चलिए कि चाइनीज जो है मेरा पास पेन टैब है, अब इसके जगह पे जो है कोई भारतीय पेन टैब होता है, कोई भारतीय कंपनी इसको बनाती है, इतना ही माने कि बेस्ट बनाती है, इतना ही दाम में बनाती है, तो हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदते। क्यों खरीदते भाई, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए कम प्राइस में जो है बढ़िया दे रहा है, इसकी वजह से जो हमको लेना पड़ गया। अब यहाँ पे भारतीय कंपनी को भी सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा सब प्रोडक्ट, जितने भी विदेशी सामान जो है यहाँ पे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं, उसको जल्द ही जल्द भारतीय कंपनी जो है कब्जा कर ले उस पर, ठीक है, तब तो जाके होगा ना जी। तो ध्यान रखिए इस बात का कि वहीं उस समय काम किया था, उस समय इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उस समय गांधी जी जो है जो कहते थे ना, उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी जो कहते थे वो लोग मान लेते थे। तो वहीं चरखा खादी वाला जो है सामान को लोकप्रिय बना रहे थे, यानी कि कह रहे थे कि देखो कितना प्यारा है अपना चरखा से बुना हुआ माने कि कपड़ा, ठीक है, तो वो जो है माने कि प्यारा प्यारा बता के क्या चीज़ लोगों को पहना देते थे, और सच में लोग इनका बात को मानते थे। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि खाली इतिहास में लिख दिया गया, सच में गांधी जी के बात को उस समय लोग मानते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी, ठीक है, इस आंदोलन में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों को सहभागिता रही, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन छोड़ा गया था, ठीक है, और इस आंदोलन में पूरा देश के संपूर्ण देश में से माने कि मैक्सिमम लोग जो है चीज सहभागिता रहा उन लोगों का, यानी कि वो लोग भाग लिए थे इस आंदोलन में, ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि असहयोग जो आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि देश में सभी जनता जो है क्या चीज भाग लेने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार कुछ ऐसा ही काम कर रही थी जिससे जो है भारतीय लोग को दिक्कत हो ही रहा था, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो है 2 क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए ध्यान से, 5 नंबर, गंदी बस्ती या असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं। अब वहां पे आपको परीक्षा में गंदी बस्ती नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो खाली लिखेगा असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं, और साथ में लिखेगा इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, ठीक है। गंदी बस्ती हमने जो है अपने से लगा दिया है, असलम पद्धति जो है पूछेगा वो सब, ठीक है, तो असलम पद्धति को ही क्या गंदी बस्ती के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल असलम कहलाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या चीज, छोटा हो गंदा हो, वहाँ पे साफ सफाई कोई जो है बने की व्यवस्था न हो, और अस्वास्थ्यकर स्थान हो, यानी कि वहाँ पे बीमारी जो है बार बार फैलते रह रहा हो, ठीक है, ऐसे स्थान में अगर कोई व्यक्ति जो है आवासीय स्थल बना रहा है, यानी कि रहने के लिए कुछ मैंने जगह रहने के लिए कुछ बना रहा है, ठीक है, वहाँ पे रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे जी, असलम बोलेंगे। उस जो भी झोपड़ी होगा चाहे झुग्गी होगा उसको क्या बोलेंगे जी, असलम बोलते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण के दौरान, औद्योगिकरण यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री का सब जो है लग रहा था उस समय, ठीक है, उसके दौरान, ठीक है, ध्यान रखें, शहरों में रहने वाले श्रमिकों के लिए असलम क्षेत्रों की शुरुआत हुई, और शहर में जो श्रमिक जाते थे, ठीक है, जो भी गांव से जो अपना गांव देहात छोड़ करके शहर में जाते थे श्रमिक लोग, यानी कि मजदूर लोग, ठीक है, तो उनके लिए जो है असलम क्षेत्र का जो है शुरुआत हुआ था, यानी उनको छोटा सा जो है गाँव जहाँ पे गंदा उंदा स्थान होता था वहाँ पे भेज देता था कि जाओ भाई अपना झुग्गी झोपड़ी बना के वहाँ पे रहो, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखे भी है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के कारण, विकास के साथ असलम पद्धति यानी गंदी बस्ती का विकास हुआ, ठीक है, यानी कि उस समय का हुआ जी, गंदी बस्ती का जो है विकास हो गया, किस समय जी, जब कारखाना और खाना जो है बने औद्योगिकरण जब समय हो रहा था उस समय जो है इस गंदी बस्ती यानी कि असलम पद्धति का जो है शुरुआत हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव घर को छोड़कर कारखाने के निकट रहने के लिए बाध्य हो गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना जी, कि पैसा सबको जरूरी होता है, ठीक है, और गांव में जो है अभी आप लोग बिहार में रहते हैं तो आप लोग को पता ही हो कि आप लोग के आसपास के लोग चाहे आपके घर के ही लोग जो है बिहार से अलग माने कि जगह राज्यों में जाकर के चाहे अलग देश में जाकर के कमाई करते हैं, ठीक है। ये क्यों कमाई करते हैं, क्योंकि आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उतना बेस्ट कमाई का जो है स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से उनको बाहर में जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो है बाहर जब जाके कमाई करते हैं तो वहाँ से लेकर के आते हैं, तो उसी माने कि पुराने जमाने से ही चलते आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि माने कि गाँव के जो लोग थे क्या करते
करते थे, शहर में जाते थे और जितने भी कारखाने वगैरह होते थे वो सब कारखाना पे जाकर करते जी काम करते थे और वहाँ पे निकट में रहना चाहते थे, जहाँ पे मैंने कि जाना भी आसान हो, जैसे मैंने कि ऐसे जगह पर है जहाँ से मैंने कमाने जाना, जहाँ पे काम करने जाना है वो भी जाना का हो जी आसान हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है क्या चीज बाध्य हो गए थे असलम पत्ती में रहने के लिए, यानी कि उन गंदे स्थानों पर रहने के लिए वो बाध्य हो गए थे। देखिए वहाँ उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ जहाँ पे गंदा व्यवस्था था वहाँ पर रहने का कोई व्यवस्था खास करके नहीं था। ठीक है, इसीलिए उन्हें चलो रैन बसेरो और टेनमेंट्स, ठीक है, इसमें रहना पड़ता था। जैसे राउटी उटी का नाम सुने होंगे ना जी, इस टाइप का जो है प्लास्टिक का हो चाहे कपड़ा का हो जैसे भी करके हो झुकी झुपड़ी टाइप का बना लेते थे, चाहे मरई उरई गिरा लेते थे। ठीक है, और उसमें रहते थे। ये जगह अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं गंदी बस्तियाँ थी, ये बहुत ही ज़्यादा मैंने कि यहाँ पे बीमारियों का फैलता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही गंदा था बस्ती। इस प्रकार औद्योगिकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने असलम पत्ती की शुरुआत की, यानी कि जो औद्योगिकरण जो था, यानी कि देश में जब फैक्ट्रियों का बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, और कारखाना वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा था, उस समय जो है असलम पत्ती का जो है शुरुआत हो गया था। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ जी, कि मजदूर लोग वहाँ पे रह पाए। अब थोड़ा सा छठा नंबर सवाल को देखिएगा, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहता है? इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे मैंने क्या बताया जी, इसका एग्जैक्ट आंसर दिया जाता है लगभग 200 शब्द 500 शब्द के बीच में हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने एक बुक से जो है आंसर लिखा है, ये बहुत ही अच्छा आंसर हमको मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटा सा में बहुत अच्छा आंसर था। ठीक है, तो इसलिए जो है हम क्या कर सकते हैं जी, इसको बता रहे हैं आपको। देखिए भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक था। जो भारत था वो सूती कपड़ा के लिए प्रमुख उत्पादक था और निर्यातक भी था, यानी कि बहुत ही ज्यादा उत्पादन करता था भारत में सूती वस्त्र। ठीक है, और निर्यातक यानी कि यहाँ से जो है दूसरे देशों में भेजता भी था। स्थल और जल दोनों मार्ग से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। ठीक है, यानी कि स्थल से भी पहुंचता था और जल मार्ग से भी पहुंचता, यानी कि समुद्र के रास्ते भी पहुंचता था। भारत के जो मैं भारत कर दुनिया के अन्य देशों में जो है भारत पहुंचाता था। कौन सी चीज? कपड़ा और मसाला। ठीक है, आज प्रसिद्ध था भारत जो है कपड़ा और मसाला के मामले में जो है प्रसिद्ध था, यहाँ से कपड़ा और मसाला जो है बहुत जाता है। ठीक है, बहुत निर्यात होता है। वापसी में जो है सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुंचती थी, और यही का चीज यहाँ से भेजता था कपड़ा और मसाला, वहां से लाता था सब सोना चांदी जैसा कीमत वाला धातु। ठीक है, इसलिए भारत को जो है सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो छोटा सा में बहुत अच्छा आंसर था हमको हमारे लिए, तो हमने इसको लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जो है अंत तक देख रहे होंगे। वैसे तो कोई देख नहीं रहा होगा हमको पता है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।